तो स्टार्ट करते हैं MongoDB सेटअप से। सबसे पहले MongoDB सेटअप के लिए आप उनकी ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं, जहां पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप डाउनलोड ऑप्शन पे जाते हो तो आपको क्लाउड, सर्वर और टूल्स ऐसे 3 टैब दिखाई देंगे, जिसमें से आप MongoDB कम्युनिटी सर्वर चूज कर सकते हो। इस चीज को आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कस्टमाइज करके डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास एक बिन फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये बिन फोल्डर इसके सेटअप के अंदर होगा। ये बिन फोल्डर इंस्टॉलेशन के बाद में आपको दिखाई देगा। तो बिन फोल्डर में मोस्टली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है कि पाथ सेट कर दे। अगर वो पाथ सेट नहीं करता है तो आपको मैन्युअली पाथ सेट करना होगा बिन डायरेक्टरी तक। तो बिन डायरेक्टरी को आइडेंटिफाई करने के लिए जहां पे भी MongoDB इंस्टॉलेशन हुआ है उसके अंदर आप बिन फोल्डर फाइंड करें। बिन फोल्डर के अंदर जनरली Mongo, MongoD, MongoDump, Mongo Restore इस तरह की फाइल्स होंगी। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप करेक्ट बिन फोल्डर पे हो। फिर आप पाथ सेट कर सकते हो इस बिन फोल्डर तक का अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर आप लिनक्स मैक यूज कर रहे हो तो आपको पाथ वेरिएबल सेट करना होगा, जो आप जाके देख सकते हो कहीं गूगल पे। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो आप माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज सेट करके उसमें ये चेंजेस कर सकते हो। इस स्क्रीन पे ये प्रोसेस लिखा हुआ है विंडोज के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पॉज करके ये पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। और अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत सारे हेल्प वीडियोस हैं ऑनलाइन जिससे आप अपना पाथ सेट कर सकते हैं। तो एक बार आपका पाथ सेट हो जाता है तो सबसे पहले आपको Mongo सर्वर यूज करके देखना है। तो Mongo सर्वर और Mongo क्लाइंट ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो जैसे हमने वेब में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर देखा था, डेटाबेस में भी एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। तो Mongo सर्वर ही वो पार्ट है जो डेटाबेस की तरह एक्ट करता है और हमको कुछ सर्विसेज देता है। तो Mongo सर्वर के लिए सबसे पहले आप टर्मिनल ओपन करोगे और टर्मिनल पे MongoD कमांड रन करोगे। इनिशियली हो सकता है कि जब आप ये कमांड रन करो फर्स्ट टाइम तो कुछ एरर्स आ सकती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे डेटा DB नॉट फाउंड, यानी ये कुछ ऐसी डायरेक्टरी सर्च कर रहा था जो इसे नहीं मिली। ये डायरेक्टरी वो है जहां पे आपका डेटाबेस स्टोर होगा। बाय डिफॉल्ट ये कुछ भी यहाँ पे दे सकता है विद द वर्जन जो भी आपने डाउनलोड किया है। अगर ये डेटा डायरेक्टरी नहीं है तो आप वहां क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि डेस्कटॉप पे ही आप डेटा रखें या कहीं पे, तो आप DB का पाथ भी पास कर सकते हैं। तो DB पाथ इस ऑप्शन के साथ में -DB पाथ और उसके आगे जो भी डायरेक्टरी है उसका फुल पाथ आप दे दो। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे MongoDB डेटा एक फोल्डर बनाया, उसमें अपने आप डेटा सेव हो जाएगा। ये फाइल या ये जो आपने MongoDB डेटा फोल्डर बनाया है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका डेटाबेस यहीं पे स्टोर रहेगा। तो ये जो भी फोल्डर है वो काफी प्रोटेक्टेड होना चाहिए आपके पास अगर आप लाइव प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर, ये डेटा डायरेक्टरी बनानी होगी, फिर ही आप ये कमांड यूज करें, वरना ये एरर थ्रो कर देगा। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि ये सही में कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा है, इसको स्टोरेज पाथ मिल गया है और आप देखोगे कि सर्वर रन हो जाएगा और एक डिफॉल्ट पोर्ट पे रन होता है। इसके बाद आप कोई भी Mongo क्लाइंट यूज करके इस सर्वर से कनेक्ट करते हो। सबसे पहले हम डिफॉल्ट Mongo क्लाइंट यूज करेंगे जो कि MongoDB कम्युनिटी सर्वर के साथ ही आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको Mongo कमांड एक नए टर्मिनल में पुट करनी है। तो ध्यान क्या रखना है कि आपका MongoDB सर्वर यानी MongoD जो कमांड थी वो पहले से रन करनी चाहिए सक्सेसफुली, उसके बाद ही ये कमांड डालना है। दूसरा कि इसको एक नए कमांड प्रॉम्प्ट में डालना है, क्योंकि ऑलरेडी जिसमें सर्वर रन कर रहा होगा वहां पे आप और कोई कमांड नहीं पुट कर सकते। तो वंस आप Mongo कमांड सक्सेसफुली रन कर देते हैं क्लाइंट, तो ये सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा इनिशियली, क्योंकि पासवर्ड वगैरह आपने सेट नहीं किए होंगे तो सीधे ही एंटर हो जाएगा डेटाबेस एप्लीकेशन में। यहाँ पे आप देखोगे एक प्रॉम्प्ट आएगा डेटाबेस का, यहाँ पे आप सारी डेटाबेस क्वेरी पुट कर सकते हो। कोई भी डेटाबेस क्वेरी को समझने से पहले हम डेटाबेस स्ट्रक्चर देखते हैं। NoSQL डेटाबेसेस का जनरली कैसा होता है, तो MongoDB एक तरह का NoSQL डेटाबेस है। SQL डेटाबेस क्या होते हैं हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपने पहले MySQL या इस तरह के डेटाबेस पे काम किया हो। तो NoSQL डेटाबेस का क्या करंट स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपका एक DB सर्वर होगा, जैसे यहाँ पे MongoD है, या फिर MongoD से भी बाहर आप DB सर्वर मान सकते हो, जैसे कि आपका लोकल होस्ट है, तो आपका कंप्यूटर जिसके अंदर वो एप्लीकेशन रन हो रही है उसके अंदर कुछ लॉजिकल डेटाबेसेस होंगे। तो डेटाबेसेस यानी एक एप्लीकेशन का मोस्टली एक डेटाबेस होता है। जैसे आप यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन बना रहे हो तो यूनिवर्सिटी डेटाबेस, उसके अंदर कुछ कलेक्शंस होंगे। कलेक्शंस मतलब एक तरह से आपकी फाइल्स जिसमें आप रिकॉर्ड्स रखते हो। तो जैसे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड, टीचर्स के रिकॉर्ड, इस तरह से दीज आर कॉल्ड कलेक्शंस। तो कलेक्शंस होंगे और हर कलेक्शन के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो फाइल के अंदर जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और हर डॉक्यूमेंट आपका एंड डेटा बताएगा कि आपका एक पर्सन का या एक चीज का क्या रिकॉर्ड है। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू है किस तरह का NoSQL डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है। इसको और अच्छी तरह समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सबसे पहले डेटाबेस में हो सकता है आपका डेटाबेस है यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी डेटाबेस। उसके अंदर आपके कलेक्शंस हैं जैसे स्टूडेंट्स, कोर्सेज, टीचर्स, इस तरह के कलेक्शंस। और स्टूडेंट्स के अंदर आपके स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को और डिटेल में आप देखोगे तो जैसे स्टूडेंट में एक डॉक्यूमेंट को हम देखते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है तो इसमें कुछ इस तरह का डेटा होगा, जेसन जैसा दिख रहा है बट ये जेसन डेटा नहीं है। सबसे पहले जो चीज इसमें दिखाई दे रही है वो ऑब्जेक्ट आईडी। तो ये ऑब्जेक्ट आईडी एक यूनिक आईडी होती है जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं डेटाबेस में, जो डिफरेंशिएट करती है कि एक रिकॉर्ड दूसरे से कैसे अलग है। इवन दो अगर सारे फील्ड भी एक जैसे हुए तो ये आईडी हमेशा यूनिक होगी। ये डेटाबेस खुद जनरेट करता है मोस्टली, आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो विद सम कंस्ट्रेंट्स, बट ये काफी जगह पे मोस्टली डेटाबेस खुद ही इसको जनरेट करता है। ये जो डेटा स्ट्रक्चर है वो जेसन जैसा है बट ये बीसन डेटा स्ट्रक्चर है, बाइनरी जेसन जैसा है। बट ये समझने से आपको ज्यादा कुछ फायदा नहीं है इस पॉइंट पे, बट एग्जैक्टली ये जेसन नहीं है, आप इसको एज ए जेसन यूज नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट के लिए। ये डिफरेंस आपको धीरे धीरे बाद में समझ में आएगा जब आप इसको इंटीग्रेट करके देखोगे। तो हम एक और कलेक्शन का डेटा देखते हैं, जैसे अब कोर्सेज पे हम आते हैं तो इसके डॉक्यूमेंट्स भी कुछ वैसे ही दिखाई देंगे लेकिन इनका डेटा अलग होगा। इसमें जैसे हम कोर्स का नेम, कोर्स की आईडी, इस तरह से चीजें देख सकते हैं। तो हर कलेक्शन का अलग फॉर्मेट हो सकता है। और एक और फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि जैसे जेसन में आप कोई भी फील्ड, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, उसी तरह से आप देखोगे कि मोस्टली मोंगोडीबी में भी आप काफी फ्लेक्सिबली डेटा डॉक्स को अलग अलग कर सकते हो। उनमें काफी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो कि एसक्यूएल में इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसक्यूएल में काफी रिजिड डेटा स्ट्रक्चर होता था जो हम आगे कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आईडी है और वो एक यूनिक आईडी प्राइमरी की तरह एक्ट कर रहा है। तो हर डॉक की एक यूनिक आईडी होगी, ऑब्जेक्ट आईडी, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक फुल ओवरव्यू लेते हैं कि डेटाबेस कैसा दिखाई देगा। एक डेटाबेस सर्वर जो आपका लोकल होस्ट पे हो सकता है, उसमें मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। सपोज एक क्रिकेट डेटाबेस है, उसके अंदर आपके पास कुछ कलेक्शंस हैं जैसे मैचेस, प्लेयर्स, और हर कलेक्शन के अंदर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ऐसे ही हो सकता है कि आपके पास एक और डेटाबेस हो इसी डीबी सर्वर में, जैसे यूनिवर्सिटी, और उसमें अलग तरह के कलेक्शंस हैं जैसे स्टूडेंट, टीचर। तो ये बिल्कुल अलग है। और इसके अंदर स्टूडेंट्स में आपके पास स्टूडेंट और टीचर्स, इस तरह से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक फुल व्यू ले रहे हो एक डेटाबेस सर्वर की। यहाँ क्रिकेट और यूनिवर्सिटी हो सकता है ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, तो अलग अलग डेटाबेस है और उनके अलग अलग डेटा है। ये एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर सकते मोस्टली, और इन दोनों का पर्पस भी अलग है। तो इस तरह से आपका डेटाबेस सर्वर स्ट्रक्चर्ड होता है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं एसक्यूएल डेटाबेस स्ट्रक्चर से। काफी सिमिलर होता है लेकिन कुछ फर्क है उन चीजों में। तो सबसे पहले डीबी सर्वर होता है और उसके बाद में डेटाबेसेस होते हैं। जैसे ये जो दोनों में ये लेयर काफी कॉमन है, बट डेटाबेस के अंदर यहाँ पे टेबल्स होती हैं। टेबल्स कलेक्शन से काफी अलग हैं क्योंकि ये काफी अरेंज्ड होती हैं। और टेबल्स का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि ये काफी रिजिड स्ट्रक्चर है। इसमें कॉलम्स हैं और रोज हैं। जैसे आप देख रहे हो कॉलम फिक्स्ड है कि नेम, एवरेज, हंड्रेड्स ऐसा है। उसमें आप डेटा डालते जा रहे हो कि इस प्लेयर ने कितनी एवरेज है और कितने हंड्रेड्स मारे हैं। तो उस तरह से आप उसमें और रोज ऐड कर सकते हो, बट आप रिस्ट्रिक्टेड हो कि वही प्रॉपर्टीज आपको एंटर करनी है जैसी टेबल में बताई गई हैं। इसी तरह से एक और यूनिवर्सिटी डेटाबेस हो सकता है, उसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, इस तरह की टेबल्स हो सकती हैं। और उसमें भी टेबल में आप नेम, एज, कोर्स, इस तरह का रिजिड डेटा स्ट्रक्चर पहले से स्कीमा पुट करके रखते हो। तो इस चीज को स्कीमा बोला जाता है कि आपने नेम, एज और कोर्स ही पुट करना है स्टूडेंट्स में, और उसके हिसाब से ही आपका हर डेटा उसमें एंटर होगा। इसमें इन चीजों को टपल्स या रो बोलते हैं। आप देख रहे हो एक रो क्रिएट होती जा रही है, वो एंड डेटा स्ट्रक्चर है। नो सीक्वल में एंड डेटा स्ट्रक्चर आपका एक डॉक या एक जेसन जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए सीक्वल और नो सीक्वल डेटाबेसेस में। और स्कीमा का डिफरेंस है, स्कीमा काफी रिजिड है एसक्यूएल में और नो सीक्वल में वो रिजिड नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन आप एप्लीकेशन में क्या रिक्वायरमेंट है, आपको उस तरह का डेटाबेस यूज करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कुछ कॉमन मोंगो कमांड्स जिससे आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले आप मोंगो टर्मिनल में जाएंगे जो कि क्लाइंट टर्मिनल है, वहां से ही आप कमांड पास कर सकते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन कमांड है शो डीबीज, जो आपको डेटाबेस शो कर देगा। तो ये लिस्ट ऑफ डेटाबेस आपको शो करेगा। अभी आप एडमिन कॉन्फिग लोकल ये जो डीबीज देख रहे हैं, मोस्टली जब आप शुरू में डेटाबेस बनाते हैं तब ये क्रिएट हो जाते हैं, बट आप खुद नए डेटाबेस बनाएंगे तो वो भी इस लिस्ट में आपको दिखाई देंगे, और वो कितना डेटा स्टोर किए हुए हैं उनका जीबी भी दिखाई देगा, कितना डेटा उसके अंदर है। दूसरी कमांड जो है कि आपको सबसे पहले किसी डेटाबेस के अंदर एंटर होना पड़ता है, उसके बाद ही आप कमांड पुट कर सकते हो। तो जैसे आप यूज एडमिन ऐसा लिखते हैं तो एक एडमिन डेटाबेस के अंदर आप आ जाते हैं। एक चीज ध्यान ये देनी है कि अगर आपने यूज के आगे ऐसा कोई वर्ड लिख दिया जो डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो टेम्परली
मोंगो ऐसा एक डेटाबेस बना लेगा और अगर आप उसमें कुछ सेव करते हो तो उस डेटाबेस को सेव भी कर लेगा वो बाद में। तो ध्यान देना है कि गलत कमांड नहीं रन करनी है, नहीं तो एक नया डेटाबेस बन जाएगा जो हो सकता है आप बनाना भी नहीं चाह रहे हो। तो इस तरह से अगर आप सपोज यहाँ मैं यूज यूनिवर्सिटी करता हूं तो मैं एक यूनिवर्सिटी नाम का नया डेटाबेस बना दूंगा। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हो सकता है आप चाह रहे हो कि नया बनाएं, तो उसके लिए भी यूज कमांड हेल्पफुल है। आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, यूज से ही हो जाएगा। और अगर पहले से क्रिएटेड है तो सेम स्पेलिंग यूज करके यूज डेटाबेस का जो भी नाम है आप यूज कर सकते हैं। अब आप अगर डेटाबेस के अंदर है तो शो कलेक्शंस कमांड आप यूज कर सकते हैं। शो कलेक्शंस आपको कलेक्शन शो कर देगा, मतलब कितने कलेक्शन है आपके हैं उसकी पूरी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। तो इससे आपको आइडिया हो सकता है कि क्या क्या कलेक्शन है और उन पे क्या क्वेरी हम कर सकते हैं। अगर कोई शुरू में आप नया डेटाबेस यूज कर रहे हो तो कोई भी कलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम MongoDB का सेटअप देख रहे हैं। MongoDB के लिए आपको सबसे पहले उसकी ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। आप गूगल सर्च कर सकते हैं। इस साइट पे आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे MongoDB के, क्लाउड इंस्टॉलेशन, सर्वर इंस्टॉलेशन। आपको प्रोडक्ट्स में जाना है। साइट अगर अपडेट हो जाती है तो इसका लेआउट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है आपके लिए। तो करंटली यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मोंगो सर्वर। तो ये चीज आपको डाउनलोड करनी है। आप MongoDB सर्वर डाउनलोड करना चाहते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। सर्वर टैब में मैं MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड करूंगा। मैं चेंजेस कर सकता हूँ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इंस्टॉलेशन का, और उसके बाद मैं डाउनलोड कर सकता हूँ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से विंडोज का, या कोई भी चीज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और फिर आप डाउनलोड बटन प्रेस करोगे तो जो भी एप्रोप्रिएट डाउनलोड आपके लिए होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। एक बार डाउनलोड होने के बाद इसको आप सीधे इंस्टॉल कर सकते हो। प्रॉपर इंस्टॉलेशन को चेक करने के लिए कि आप सही से इंस्टॉल कर पाए हो या नहीं, आपको सबसे पहले MongoD सर्वर चलाना होगा। तो इसमें आपको टर्मिनल में MongoD टाइप करना होगा, नॉट DB, लास्ट में D होना चाहिए। एंटर आप करोगे तो आपके पास कुछ एरर भी आ सकती है। अगर उसको डायरेक्टरी वगैरह नहीं मिले तो आप सेट कर सकते हो डायरेक्टरी प्रॉपरली, जैसा हमने एग्जाम्पल्स में देखा था। बट अगर आप यहाँ पे, तो दूसरा केस है, यहाँ पे एरर दे रहा है कि ऑलरेडी इन यूज, तो मैंने एक और सर्वर चला रखा है। तो सर्वर अगर चल रहा है तो नेक्स्ट आप क्लाइंट चला सकते हो। तो क्लाइंट के लिए आपको Mongo कमांड लिखनी है। तो आप यहाँ पे टाइप करोगे तो सर्वर मेरा ऑलरेडी रनिंग है। आपका अगर रनिंग नहीं है तो आपको चेक करना चाहिए कि एक टैब में सर्वर पहले से रनिंग हो। फिर आप Mongo एंटर करोगे, इससे आपका ये CLI दिख जाएगा आपको, कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पे आप कमांड एंटर कर सकते हो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले हम शो DBs कमांड चलाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ एडमिन, कॉन्फिग, लोकल, इस तरह के DBs हैं जो पहले से बने आते हैं। एनालिटिक्स एक ऐसा DB है जो मैंने एक्चुअली पहले से बना रखा है अपने किसी एप्लीकेशन के लिए। तो इस DB को देखते हैं। सबसे पहले किसी डेटाबेस में एंटर होने के लिए उसका नाम लिखना है आपको यूज के साथ, तो यूज एनालिटिक्स। तो आप उस DB में स्विच हो गए तो अब यहाँ पे आप क्वेरीज कर सकते हो। तो शो कलेक्शन से आप नेक्स्ट लेवल उसके कलेक्शंस देख सकते हो। तो इसमें आप देख रहे हो बहुत सारे कलेक्शंस पहले से बने हुए हैं। तो ये एक्चुअली एक लाइव एप्लीकेशन है। इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डेटाबेस हैं और उसके अंदर बहुत सारे कलेक्शंस हैं। अब मैं db.admin users find एक कलेक्शन में कुछ क्वेरी रन करके देख रहा हूँ। तो ये क्वेरी कैसे करते हैं हम बाद में देखेंगे, बट एक तरह से प्री एग्जिस्टिंग डेटा को हम इस शेल पे देख पा रहे हैं। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए